फ्रेंड्स, मैं रंजना पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बयानी गर्ल्स बीएड कॉलेज, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरु केपीओ में। आज हम बात करेंगे भाषा शिक्षण के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण की। इससे पहले भी हम गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और अन्य बहुत सी जो टॉपिक हैं उन पर बात कर चुके हैं भाषा शिक्षण के अंतर्गत। आज हमारे चर्चा का विषय है व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। तो व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि पहले ये जानें कि व्याकरण होता क्या है। व्याकरण भाषा के अंतर्गत व्याकरण उसे कहते हैं भाषा के अंतर्गत जो भाषा के नियमों का निर्धारण करता है, या भाषा जिन नियमों के आधार पर चलती है वो नियम व्याकरण कहलाते हैं। बहुत से विद्वानों में इसके बारे में मतभेद हैं कि व्याकरण को पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि भाषा सबसे पहले सुनकर सीखी जाती है, सुनना बोलना ये हमें आ जाता है, उसके बाद में हम किसी भी भाषा का व्याकरण हम जानते हैं, या उसका जब औपचारिक अध्ययन किसी भी भाषा का जब औपचारिक अध्ययन किया जाता है तब हम उसमें व्याकरण का अध्ययन करते हैं। तो यह इस बात में विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं कि व्याकरण का अध्ययन करवाया जाना चाहिए या नहीं करवाया जाना चाहिए। दोनों ही पक्ष हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि भाषा पहले सीख ली जाती है, व्याकरण का ज्ञान बाद में आता है, और कुछ जो शिक्षाविद या वैज्ञानिक है, भाषा वैज्ञानिक हैं, वो ये मानते हैं कि भाषा सीखने के साथ साथ में या भाषा सीखने से पहले हमें व्याकरण सीख लेनी चाहिए ताकि हमें उस भाषा का ज्ञान सरलता से हो सके। दोनों ही बातों में मतभेद है, दोनों ही बातें हैं, दोनों बातों का अपना अपना पक्ष है, अपना अपना तर्क है। लेकिन जब हम बात भाषा शिक्षण की करते हैं तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत व्याकरण एक अत्यंत आवश्यक तत्व को भी हम नहीं कह सकते, लेकिन हम व्याकरण एक आवश्यक तत्व इसलिए कह सकते हैं कि भाषा सीखने के लिए और भाषा को भली प्रकार से और भाषा का शुद्ध रूप जब हमें उपयोग करते हैं तो भाषा का शुद्ध रूप हमें उसके नियमों से पता चलता है। जब हमें भाषा के नियम पता होंगे तब हमें ये पता होगा कि इस भाषा का शुद्ध रूप कौन सा है। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं अभी हम उस पर बात करेंगे। तो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत जब हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो शिक्षण विधियां परंपरागत और मनोवैज्ञानिक दो प्रकार की शिक्षण विधियां भाषा व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत पाई जाती हैं। क्योंकि पहले भी जब व्याकरण एक विषय के रूप में शिक्षा दी जाती थी, वेद, वेदांग, ज्योतिष, शिक्षा, दर्शन और व्याकरण, इस तरह से शिक्षा दी जाती थी, तो उसमें भी व्याकरण एक अलग विषय के रूप में होता था जो परंपरागत विषय होता था। अब परंपरागत विषय में परंपरागत रूप से हम जब बात करते हैं शिक्षण विधियों की तो उसमें दो प्रकार की शिक्षण विधियां आती है। पहली है सूत्र विधि और दूसरी है पाठ्य पुस्तक विधि। सूत्र विधि कौन सी विधि होती है? सूत्र विधि को हम दूसरा नाम निगमन विधि के रूप में जानते हैं। सूत्र विधि में क्या किया जाता है? सूत्र विधि के अंतर्गत व्याकरण का जो भी सूत्र होता है या व्याकरण का जो भी टॉपिक है, जैसे हम शब्द विचार की बात करें या शब्द निर्माण खंड की बात करें, तो शब्द के अंतर्गत जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस तरह से जो आते हैं, तो सूत्र निगमन विधि में या सूत्र विधि में क्या किया जाता है कि पहले संज्ञा का या व्याकरण का जो भी नियम या उसका परिभाषीकरण होता है उसको पहले लिख दिया जाता है बोर्ड पर, विद्यार्थियों के सामने पहले उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसके बाद में उसमें अभ्यास करवाया जाता है। जैसे सूत्र विधि के अंतर्गत अगर हमें संज्ञा का टॉपिक पढ़ाना है या संज्ञा प्रकरण पढ़ाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु और नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं, और इसके बाद में फिर हम ये सूत्र लिखने के बाद में फिर हम उसका अभ्यास करवाएंगे। 2-3 उसको वाक्य दे देंगे, जैसे राम ने पुस्तक लिखी, सीता ने गाना गाया, ताजमहल आगरा में स्थित है। इस तरह से हमने वाक्य लिखे और उन वाक्यों में से संज्ञा संबंधी जो वाक्य हैं या संज्ञा संबंधी जो शब्द हैं वो छंटवाने के लिए बच्चों को बोला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सूत्र के द्वारा निगमन किया जा रहा है, यानी एक होता है आगमन और एक होता है निगमन। तो निगमन में यहाँ पर सूत्र होगा और बाहर की तरफ जाएगा, और आगमन में सूत्र होगा पहले उदाहरण से यहाँ इस तरफ आएगा। तो इस तरह से इसका निगमन विधि और इसको आगमन विधि। तो ये जो निगमन विधि है, सूत्र विधि है, इसको निगमन विधि को ही सूत्र विधि के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है हमें। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, या जो सत्रीय परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। निगमन विधि को सूत्र विधि के नाम से दे दिया जाता है या सूत्र विधि को निगमन विधि के नाम से पूछ लिया जाता है, तो उसमें आपको असमंजस में नहीं होना है, दोनों नाम एक ही हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सूत्र विधि की। तो सूत्र विधि में
सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर जैसे नियमीकरण कोई भी परिभाषा होती है वो दे दी जाती है, उसके बाद में फिर उदाहरणों के सहायता से उसका अभ्यास करवाया जाता है। यह विधि जो है वो संस्कृत से हिंदी में आई है। हिंदी क्योंकि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है और हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी मातृभाषा संस्कृत है, तो संस्कृत से हिंदी में सूत्र विधि आई है। इसके बाद में आगे हम ये विधि सूत्र विधि को जो इसको पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे के सामने और वर्तमान जब जो हमारी शिक्षा चल रही है, पद्धति चल रही है, उसमें मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान का बहुत महत्व है और ये देखा जाए तो ये व्यवहारिक भी है। क्यों? क्योंकि हम शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही चलती है। एक शिक्षक और एक अध्यापक के शिक्षक और एक विद्यार्थी के मनोवैज्ञानिक स्तर पर चलती है, तो उस मनोवैज्ञानिक स्तर में हम मनोविज्ञान के पक्ष को अछूता नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये विधि इसमें बालक जो हो जाते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सूत्र का या उस नियम का पहले ही पता चल जाता है, तो बालक अपने दिमाग को सक्रिय या अपने माइंड को वो एक्टिव नहीं कर पाते हैं और वो उस बात को एज इट इज़ उसको ऐसा का ऐसा ही वो मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और वो अपनी तरफ से तर्क लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए इस विधि को पूर्णतः मनोवैज्ञानिक माना गया है। आगे हम बात करते हैं परंपरागत शिक्षण विधियों में पाठ्य पुस्तक विधि की। तो पाठ्य पुस्तक विधि, ये प्रश्न भी पहले प्रतियोगी परीक्षा में, अभी पिछली प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो उसमें पाठ्य पुस्तक विधि ही आएगी। क्यों? क्योंकि पाठ्य पुस्तक विधि में भी क्या किया जाता है, जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं उन्हीं अन्य विषयों की तरह ही एक विषय के रूप में, जैसे हम गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन इस तरह से विषय पढ़ाते हैं भाषा, तो उसी प्रकार से पाठ्य पुस्तक विधि में व्याकरण की भी एक पाठ्य पुस्तक अलग से होती है और उस पाठ्य पुस्तक को एक पाठ्य पुस्तक की तरह ही अलग से पढ़ा दिया जाता है, कोर्स पूरा करवा दिया जाता है। तो बालक इसमें व्याकरण का जो सही उपयोग है, अर्थात जो भाषा का शुद्ध उपयोग करना है, भाषा का शुद्ध रूप है, शुद्ध लेखन है, शुद्ध वाक्य संगठन है, शुद्ध शब्दों का, क्रिया रूपों का, विशेषण का, सर्वनाम का, इन सब का उपयोग करना वो नहीं सीख पाता है। क्यों? क्योंकि उसने भाषा भी एक अलग विषय के रूप में पढ़ी है और भाषा का जो व्याकरण है वो भी एक अलग पुस्तक के रूप में, पाठ्य पुस्तक के रूप में उसने अलग से पढ़ा है। तो बालक यहाँ पर दोनों के बीच में कन्फ्यूजन उसमें हो जाता है, असमंजस में आ जाता है कि वो कौन सा प्रयोग करे, इसमें जो पढ़ा है वो उसको प्रयोग करे या इसको, इसके नियमों को वो ध्यान में रख करके करे। क्योंकि जैसे हम बोलने में भी कई बार क्या होता है कि हम लोग भी बोलने में व्याकरण के एक एक नियम का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन हमें शुद्ध रूप का पता होता है। इस प्रकार, परंतु यहाँ पर जब बालक एक दो अलग अलग विषयों के रूप में एक ही भाषा को देखेगा तो उसमें असमंजस की स्थिति आना स्वाभाविक है। इसके बाद में हम बात करते हैं व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों की। तो मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां हैं, उसमें बालक के मनोविज्ञान को सर्वप्रथम ध्यान में रखा जाता है कि बालक का मनोविज्ञान या इस प्रकार की जो शिक्षण विधि है, उस शिक्षण विधि के अंतर्गत बालक का मनोविज्ञान जो है उसको सर्वाधिक काम में लिया जाता है और बालक की सक्रियता का और उसके मानसिक और बौद्धिक स्तर का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। तो आगमन, सबसे पहले हम बात करते हैं आगमन विधि की। आगमन विधि, जैसा कि हमने देखा पहले निगमन विधि में क्या था, यहाँ पर सूत्र था और सूत्र से हम बाहर की ओर जा रहे थे, अर्थात हम सूत्र देखने के बाद में हम उदाहरणों का अभ्यास कर रहे थे। और आगमन विधि में हम पहले उदाहरणों का अभ्यास करेंगे, पहले बालक उदाहरणों का अभ्यास करेगा। जैसे उसको 4-5 इसी संज्ञा की बात करते हैं, इसी एक टॉपिक से जानते हैं। तो संज्ञा का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में सबसे पहले बालक को उदाहरण दे दिए जाएंगे कि राम ने पुस्तक लिखी, सीता ने गाना गाया, ताजमहल आगरा में स्थित है, बालक खेलता है, वह दौड़ता है। इस प्रकार से हम बालक को वाक्य दे देंगे और उन वाक्यों में से संज्ञा संबंधी जो उसको, सीता ने गाना गाया, अब इस तरह से हम उसको पहले उदाहरण दे करके उसको संज्ञा संबंधी जो शब्द है वो उसको छंटवाने की कोशिश करेंगे, उन पर अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। और इसके लिए हम कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खेल विधि है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि है और उसमें सहकारी अधिगम है। इस प्रकार की अनेक हम शिक्षण विधियों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं।
इसमें शिक्षण को बहुत एक्टिव बनाया जा सकता है। तो बालक जब इनका अभ्यास पहले कर लेगा और वो इन स्पेसिफाइड शब्दों को छाँटने की कोशिश करेगा, उसके बाद में हम उसको नियम की ओर बताएँगे, नियम की ओर ले जाया जाएगा, ताकि बालक उस चीज़ को जो उसने सीखा है, उस सीखे हुए को अपने ज्ञान से जोड़ सके, नए अनुभव से जोड़ सके उसको, और इस प्रकार से उसमें अधिगम का जो स्वरूप होता है वो स्थायी हो जाता है। इसलिए आगमन विधि को भाषा में व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत अच्छी विधि माना जाता है। इसके बाद में आती है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत थोड़ी ये विधि थोड़ी बड़ी कक्षाओं में उपयोग की जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत भाषा शिक्षण संसर्ग विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, बालक को एक पुस्तक दे दी जाती है, कोई उपन्यास, कोई कहानी या कोई नाटक, इस तरह की कोई पुस्तक को पढ़ने के लिए दे दी जाती है। उसमें भाषा का सैद्धांतिक जो ज्ञान है वो नहीं दे करके भाषा का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। अर्थात बालक पहले उस किताब को पढ़ता है और उस किताब को पढ़ कर के वो जानता है, देखता है, समझता है कि भाषा का जो शुद्ध रूप है, मानक रूप है, उसका प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए, और इस पुस्तक में ये प्रयोग किस तरह से किया गया है, बालक इसमें खुद देखकर, और लर्निंग बाय डूइंग इसमें बालक करके सीखता है। अर्थात वो पहले पढ़ता है और उसके बाद में वो व्याकरण के नियमों को खोजता है, और उनका व्यवहारिक ज्ञान है वो यहाँ पर वो प्राप्त करता है। इसलिए भाषा संसर्ग विधि भी व्याकरण में। इसके बाद आता है समवाय विधि और आगमन निगमन विधि। समवाय विधि जो होती है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे भाषा शिक्षण चल रहा होता है या कक्षा में गद्य या पद्य की कक्षा चल रही होती है, तो गद्य और पद्य की जो कक्षाएं होती हैं उनके अंतर्गत हम एक अशुद्धि संशोधन और या फिर आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन के बाद में एक सेशन रखा जाता है, एक सत्र होता है, जिसके अंतर्गत बालकों के उच्चारण में और बालकों के लेखन में जो अशुद्धियाँ आती है उनका निवारण किया जाता है। उनका निवारण करने के दौरान बालकों को भाषा के नियम, भाषा के व्याकरण के नियम बता दिए जाते हैं, और इस तरह से रचना शिक्षण या कहानी और कविता पढ़ाते समय ये शिक्षण के अंतर्गत होती है। अर्थात इसमें पढ़ाते समय कोई भी टॉपिक होता है, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो पद्य हो, या फिर उसमें कोई कहानी, रचना, व्याकरण रचना, नाटक, इस तरह का कोई भी उसमें पाठ बालकों को जब पढ़ाया जा रहा होता है, तो उस पाठ के अंतर्गत व्याकरण का जो भी नियम आ रहा होता है या कोई भी नए शब्द जो आते हैं, उन नए शब्दों की शब्द रचना के द्वारा उनको बता करके समवाय विधि बताई जाती है। इसके बाद में आता है आगमन निगमन विधि। तो आगमन और निगमन विधि, ये आगमन निगमन विधि दोनों विधियों का सम्मिलित रूप है। कैसे? इसमें सबसे पहले आगमन विधि की तरह पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण देने के बाद में यहाँ पर इसका नियम बताया जाता है। नियम बता देने के बाद में उसी कक्षा में इसका अभ्यास करवाया जाता है। तो इस तरह से इसमें आगमन विधि, ये आगमन विधि का रूप हो गया और ये निगमन विधि का रूप हो गया, और इसमें आगमन निगमन दोनों विधियों का सम्मिलित रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये आगमन निगमन विधि है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सबसे सर्वोत्तम विधि आगमन निगमन विधि और आगमन विधि के रूप में ली जाती है। ये दोनों भाषा संसर्ग विधि और समवाय विधि, ये दोनों विधियां जो है वो स्तर के अनुसार, अर्थात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयोग करने लायक होती हैं, और आगमन निगमन विधि दोनों विधियां जो है वो छोटी कक्षाओं में, अर्थात प्राथमिक से लेकर के उच्च प्राथमिक स्तर तक इन विधियों का हम उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा, सूत्र विधि और पाठ्यपुस्तक विधि, ये जो विधियां हैं, ये विधियां परंपरागत विधियां हैं, अर्थात ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। और पाठ्यपुस्तक विधि जो है वो अंग्रेजी से हमारे हिंदी भाषा के शिक्षण के अंदर आई है, इसने इसका स्वरूप अभी ले लिया है वर्तमान में। लेकिन ये इन दोनों को विधियों को हम मनोवैज्ञानिक नहीं मान सकते हैं, इसलिए सबसे अच्छी जो विधियां हैं कक्षा में वही उपयोग की जानी चाहिए, और उन्हीं शिक्षण विधियों के आधार पर बालकों को व्याकरण का शिक्षण देना चाहिए, ताकि बालक व्याकरण के शुद्ध नियमों को जान सके और भाषा का जो शुद्ध स्वरूप है और शुद्ध भाषा का जो शुद्ध उपयोग करना है वो सीख सकें। क्योंकि हम देख रहे हैं वर्तमान में बालकों के पास भाषा सीखने के बहुत से साधन हैं। सबसे बड़ा है वर्तमान में टीवी है, मोबाइल है, जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, वही हमें भाषा के विकृत रूप की ओर ले जा रही है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं जितना भी सोशल मीडिया है या अखबार है, कई बार जो प्रतिष्ठित अखबार हैं उनमें भी गलत चीज़ें आ जाती हैं,
और सोशल मीडिया है उस पर तो उस पर तो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बालक भी हैं, तो सभी प्रकार के उसमें अवस्थाएं उनमें पाई जाती हैं, सभी प्रकार की आयु वर्ग के लोग उसमें होते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो अपनी भाषा का उपयोग करता है उसने भाषा का स्वरूप अलग अलग से बदल लिया है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गैजेट्स हैं उनमें हमारे फ़ॉन्ट जो जिस भी भाषा के हमें चाहिए वो कई बार अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, कई बार हिंदी के फ़ॉन्ट उनमें हो नहीं पाते हैं। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि सभी में भाषा के हिंदी के भी फ़ॉन्ट पाए जाते हैं, लेकिन उनका सही रूप में उपयोग करना लोग भूल गए हैं। जैसे प्लीज़ हम इस तरह से भी लिखने लग गए हैं। हिंदी भाषा में भी इस शब्द को अपना मान लिया है और इस तरह से भाषा का जो स्वरूप है वो निरंतर बदलता जा रहा है। तो भाषा का ये जो निरंतर बदलता हुआ स्वरूप है उससे भाषा एक न एक दिन अपने नए स्वरूप या विकृत स्वरूप की ओर चली जाएगी। इसलिए भाषा का जो स्वरूप है उसको स्थिर रखने के लिए हमें व्याकरण का शिक्षण और वो भी सही रूप में देना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए व्याकरण का शिक्षण जो है वो बहुत सचेत होकर करवाया जाना चाहिए कक्षाओं में, ताकि जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो अच्छे से उस भाषा का प्रयोग करना सीख सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो भी प्रश्न हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। और आगे की अधिक जानकारियों के लिए आगे हम रचना शिक्षण और अलग अलग वीडियो नए नए वीडियो आपके पास आते रहेंगे। उन वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, इसके लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक जानकारी सही समय पर मिल सके। वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि जानकारी सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।